आज का टॉपिक हमारा होगा कि किसी भी एक्सपोर्ट हाउस में सीनियर मर्चेंडाइजर और असिस्टेंट मर्चेंडाइजर का रोल क्या होता है और दोनों के रोल में डिफरेंस क्या होता है। आज हम उसी टॉपिक पे ये वीडियो बनाएंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कम से कम जो भी मैं अपडेटेड वीडियो बनाता जाता हूँ वो आपको साथ के साथ मिलता चला जाए, आपको अलर्ट आ जाए, जिससे आप देख सकते हैं और आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक में स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है मर्चेंडाइजर और असिस्टेंट मर्चेंडाइजर का रोल। मर्चेंडाइजर और सीनियर मर्चेंडाइजर में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कुछ कंपनी ऐसा रखती है कि मर्चेंडाइजर का रोल अलग होता है, मर्चेंडाइजर वहाँ होते हैं, सीनियर मर्चेंडाइजर वहाँ होते हैं। और मैक्सिमम कंपनी में नहीं मिलेगा आपको। मैक्सिमम कंपनी में असिस्टेंट मर्चेंडाइजर और सीनियर मर्चेंडाइजर दो ही ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं। तो असिस्टेंट मर्चेंडाइजर वो हो जाता है जिनको जो बेसिक रिसेंटली ज्वाइन किया है कंपनी को और 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है, साथ में सपोर्ट कर रहा है सीनियर मर्चेंडाइजर को। और सीनियर मर्चेंडाइजर वो होते हैं जो सारा का सारा कंप्लीट रोल हैंडल करते हैं उस शिपमेंट को भेजने में और उस शिपमेंट से रिलेटेड जो भी रोल होता है, क्योंकि सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो होता है सीनियर मर्चेंडाइजर के पास ही होता है। और उसके बाद जो होता है एक डीएमएम या एमएम कह ले, उस कंपनी में होते हैं। छोटे छोटे कंपनी में एमएम ही होता है, बड़ी बड़ी कंपनी में डीएमएम होता है, फिर जीएम होता है। तो पोस्ट बहुत बड़े हो, उसके बाद वीपी हो जाते हैं, तो पोस्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं। जो मैं अभी आज का हमारा टॉपिक होगा कि सीनियर मर्चेंडाइजर और असिस्टेंट मर्चेंडाइजर, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कौन सा रोल किन का है। ठीक है, तो इससे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा ओके, ये रोल अभी इस लेवल पे हमें नहीं मिलेगा, ये रोल सीनियर वाले का क्या। सीनियर को पता ही है, वो ऑलरेडी जॉब करते हैं तो उनको पता ही है क्या रोल। ये जो इनिशियल स्टेप पे अभी जॉब नहीं ज्वाइन किया उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, या रिसेंटली जो ज्वाइन किया है 1-2 महीने सीखा है तो 1-2 महीने में ही चाहेंगे कि सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा होता नहीं है इंडस्ट्री में। तो हमें स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन जॉब प्रोफाइल ऑफ सीनियर मर्चेंडाइजर एंड असिस्टेंट मर्चेंडाइजर। पहला पॉइंट है हमारा कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस जो होता है वो सारे के सारे कॉरस्पॉन्डेंस सीनियर मर्चेंडाइजर ही करते हैं। जब असिस्टेंट लेवल पे आप काम कीजिएगा तो आपको तुरंत आपको कोई कॉरस्पॉन्डेंस या मेल कम्युनिकेशन करने के लिए नहीं दिया जाएगा। धीरे धीरे आपको ईमेल आईडी वगैरह तो मिल जाएगा, लेकिन वो सीनियर मर्चेंडाइजर पर जो भी मेल आता है वो आपको फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जनरली होता है। जब आप धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे तो आपको सीसी लिया जाएगा हर मेल में, फिर आपको धीरे धीरे बोला जाएगा कि चलिए आप भी एक मेल को रिप्लाई कीजिए। तो आपको 2-4-6 महीने जैसे बाइंग हाउस वाले भी आपको जानने लगे तो उस मेल को रिप्लाई कर सकते हैं। जब आपका सीनियर कहता है या डीएमएम कहता है कि आप मेल को रिप्लाई कर सकते हैं बाइंग हाउस को, तो भी आप वैसे डायरेक्टली असिस्टेंट मर्चेंडाइजर होकर किसी मेल को रिप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आपके सीनियर का परमिशन ना होता है। हाँ, तो नहीं तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, सो ऑन बिहाफ ऑफ दिस आई एम राइटिंग दिस मेल टू द बाइंग हाउस। ठीक है, तो जिसको भी लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कॉरस्पॉन्डेंस कौन करता है, किसका करने का काम होता है। अगला पॉइंट है हमारा कॉस्टिंग। कॉस्टिंग 100% आपको सीनियर मर्चेंडाइजर ही करता है। डीएमएम उसके बाद उसको चेक करके फाइनल करता है कॉस्टिंग। ठीक है, बहुत जगह डीएमएम नहीं मिलेंगे तो माल कंपनी का ऑनर ही उसको फाइनल करते हैं, तो वो करते हैं। सीनियर मर्चेंडाइजर ही कॉस्टिंग को करता है। अब असिस्टेंट को इस कॉस्टिंग में सीखने का क्या पॉइंट हो सकता है, तो असिस्टेंट मर्चेंडाइजर को सीखने का पॉइंट इसमें होगा कि जो भी कॉस्टिंग में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, फैब्रिक का कॉस्ट, ट्रिम्स का कॉस्ट, लेबल टैग, बहुत सारे इलास्टिक जीपर, वो सबका कॉस्ट आपको सीनियर देगा कि जाइए ये डिपार्टमेंट के पास जाइए, इस स्टाइल का सबका कॉस्ट लेके आइए। बहुत कॉस्ट उनको पता ही होता है। फिर भी अगर आपको सीखना है, सीखने में इंटरेस्टेड है, तो आप एज ए असिस्टेंट मर्चेंडाइजर आप लीजिए अपने सीनियर से कि दो सर मुझे, मैं जाके हर डिपार्टमेंट से इसका आज का रेट लेके आता हूँ, कि रेट वेरी करता है, फैब्रिक का तो वेरी करता ही करता है
किसी किसी केस में बहुत जगह ट्रिम्स का भी वेरी कर जाता है। तो अगर मान लो पुराना रेट है आज से 2 महीने पहले का, 3 महीने पहले का, तो रेट लेना पड़ेगा। अगर इम्पोर्टेड रेट, इम्पोर्टेड फैब्रिक या इम्पोर्टेड ट्रिम्स है तो आपको 100% उस दिन का रेट लेना पड़ेगा। तो और जब भी आप रेट लेने जाते हैं तो रेट पे साइन करवा दें कि पूरा डिटेल के साथ ये इतने इंच फैब्रिक का प्राइस है, इतना कटेबल है, और डाइड का इतना है, प्रिंट का इतना है, और उसके बाद यान डाइड का ये है, तो क्या विड्थ है, और कौन से, अगर मिल का डिटेल आपको देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तो सब डिटेल ले लें, और कितने दिन में फैब्रिक आएगा वो चाहिए उनसे भी लिखवा के सब कुछ लेके टेंटेटिव लिख के आप साइन करवा के उनसे ले आए, क्योंकि उसी फैब्रिक के या ट्रिम्स के रेट पे आपकी कॉस्टिंग बैठ रही है। तो आप ये लिखें और उसको ध्यान में रखें कि इसका रेट ये है, ये नहीं बस गए और उन्होंने लिखा और लाके सीनियर को दे दिया, नहीं, आप खुद ध्यान में रखिए कि ये इसमें क्या हो सकता है। उसके बाद थर्ड आ गया टीएनए मेकिंग। तो टीएनए मेकिंग में आपको सीनियर मर्चेंडाइजर टीएनए बनाते रहते हैं, आपको नहीं बोलेंगे कि टीएनए आप बना के दीजिए। तो टीएनए आपको ही बस देखना है कि सीनियर मर्चेंडाइजर कैसे टीएनए बनाता है, फैब्रिक के लिए कितना टाइम लेता है, ट्रिम्स के लिए कितना टाइम लेता है, फैब्रिक लैबडिप कितने दिन में आ जाते हैं, उसके बाद लैबडिप अप्रूवल कितने दिन में होता है, फिर बल्क कितने दिन में आ जाता है, उसके बाद इनिशियल मीटर्स कितने दिन में आते हैं, पीपी सैंपल उसमें से कितने बना के भेज सकते हैं, और फाइल हैंडओवर कब करते हैं, शिपमेंट कब बन के जाती है, तो वो बनाएंगे। लेकिन आप वो पुराने टीएनए को उठा के आप उसको चेक कर सकते हो कि ये टीएनए वो टीएनए कैसे बना है, ठीक है। इससे आपको बहुत नॉलेज होगा, इससे आपको आइडिया पड़ेगा। ध्यान में रहे कि अलग अलग फैब्रिक आप चेक करना, क्योंकि फैब्रिक के ही टाइम के हिसाब से टीएनए का टाइम वेरी करता है। सॉलिड बहुत जल्दी फैब्रिक आ जाता है, प्रिंट उससे 2-4 दिन 10 दिन ऊपर नीचे ऊपर ही आता है, नीचे नहीं आता है। सबसे ज़्यादा टाइम यान डाइट के केस में लगता है। तो यान डाइट का अपना ही लीड टाइम होता है, 40 से 45 दिन का लीड टाइम होता है, तो उतना टाइम लगता है। तो सब अलग अलग फैब्रिक का डेनिम रेडली अवेलेबल होता है तो 2 ही दिन में आ जाता है, किसी के पास हो तो 10 दिन के अंदर में ले। लेकिन टीएनए के अंदर हम पूरा डालते हैं कि भाई 10 दिन के अंदर नहीं डालते, जो टाइम लीड टाइम होता है उसके वो आपको बफर टाइम मिल जाता है, उसके बीच में आप सब कुछ कर सकते हैं, शिपमेंट प्रीपोन करके दे सकते हैं, तो बाइंग हाउस भी खुल हो जाता है। तो आप एज पर रूल जो चल रहा होगा आपके ऑफिस में, तो वो उसके हिसाब से नियम मर्चेंडाइजर बनाएगा, लेकिन आप देखिए उसको कैसे बनता है। तो वो भी आपको सीखने का। सोर्सिंग जो हर एक्सपोर्ट हाउस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फैब्रिक के अलग सोर्सिंग के होते हैं, ट्रिम्स के अलग सोर्सिंग, उसमें आपको सीनियर मर्चेंडाइजर इन्वॉल्व करेंगे। आप जो मटेरियल ऑर्डर हो रहा है उसका आप सिस्टम में एंट्री कीजिए कि कौन कौन सा मटेरियल हो रहा है, सारे मटेरियल ला के दीजिए, उसके बाद सिस्टम में बोलेगा एंट्री करने के लिए। सिस्टम में एंट्री करने के लिए जो उनका वो होगा सॉफ्टवेयर, उसमें एंट्री कीजिए। किसी का स्टेज होता है, किसी का हर यूजर होता है, हर कंपनी का अलग अलग होता है। एंट्री कीजिए, कहीं तो मैनुअल ही चलता है आजकल बहुत जगह, गिने चुने, लेकिन बड़े कंपनी में आपको हमेशा सॉफ्टवेयर मिलेगा जिस पर आपको काम करना होता है। तो वो एंट्री कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, एक बार क्रॉस चेक कीजिए, कहीं कोई गलती है तो उसको फर्ज से करेक्शन कीजिए, और एक बार सीनियर को दिखाइए। जब फिर डीएमएम के साइन होते हैं उस पर, डीएमएम ना हो तो मालिक के साइन होते हैं उस पर, क्योंकि उसी बेस पे आपका मटेरियल ऑर्डर होगा, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, वो उसमें आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है। अप्रूवल फॉलो, कोई भी मेल बाइंग हाउस भेजने के लिए ये सीनियर मर्चेंडाइजर ही भेजेगा। आप उसको मेल में सीसी रहेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कि अप्रूवल वो भेज रहा है, फॉलो, और वो आपको कहता है मेल भेज दीजिए तो आप भेज सकते हैं, वो मेल का ही पार्ट आता है। शिपमेंट प्लानिंग कौन करता है? तो शिपमेंट प्लानिंग जब टीएनए बनता है उस हिसाब से शिपमेंट की प्लानिंग हो जाती है, इतने जो शिपमेंट बन के जाना है उसका प्रोडक्शन वाले अपने प्लानिंग कर लेते हैं। ये प्रोडक्शन टीम का काम है, आपको उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने सैंपल पे ध्यान दीजिए, सैंपल आपको बन के टाइमली जाना चाहिए, टाइमली जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो आप देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है। आप टेस्टिंग फॉलोअप कीजिए, टेस्टिंग में कौन सा सैंपल जा रहे हैं, कौन सा सैंपल नहीं जा रहे हैं, मतलब कि फैब्रिक गया, एपीटी हो गया, जीपीटी हो गया, ये सब गया टाइम पे कि नहीं, उसकी रिपोर्ट आ गया टाइम पे कि नहीं। ये आप फॉलोअप, सबमिशन, फॉलोअप, सैंपल सबमिशन, सैंपल बनाना, ये सारे काम असिस्टेंट मर्चेंडाइजर का होता है। और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप तो जितनी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जाके ले लेते हैं उतना ज़्यादा अच्छा हो आपके लिए और आपको आपकी ग्रोथ के लिए। उस पर फाइल हैंडओवर,
फाइल हैंड ओवर टू द फैक्ट्री। जो फाइल हैंड ओवर होता है किसी भी फैक्ट्री में, तो फाइल बनाने का काम असिस्टेंट मर्चेंडाइजर का होता है। ये काम 100% आप ही का होगा। अगर आपने असिस्टेंट मर्चेंडाइजर काम ज्वाइन किया है कहीं पे और एक साल से काम कर रहे हैं, तो क्योंकि सीनियर के पास और सारे बहुत काम होते हैं, तो उसमें लगे रहते हैं। तो आपका काम होता है फाइल प्रॉपर बनाए, पुराना फाइल देखे क्या क्या लगता है, उस हिसाब पूरा फाइल बना के सीनियर के पास लेके जाए। सीनियर एक बार नज़र मार के चेक कर देगा और फाइल और सैंपल पैटर्न के साथ, हो सकता है पैटर्न डायरेक्टली चला जाता है, फाइल और सैंपल के साथ, अप्रूव सैंपल के साथ फैक्ट्री को हैंड ओवर कर देते। तो फाइल बनाने का काम 100% असिस्टेंट मर्चेंडाइजर का होता है। तो ये क्लियर है, ये आपका ही काम है असिस्टेंट का। तो उसके बाद होता है कि शिपमेंट स्टेटस, वो सीनियर पूछ लेते हैं फ़ोन पे। आप भी जाके अगर सुबह सुबह आते हो तो चेक कर सकते हो क्या स्टेटस चल रहा है, तो आप जा सकते हैं। आपसे कोई स्टेटस नहीं पूछा जाएगा, वैसे पूछा जाएगा किस हाल में है, सैंपल किस हाल में है, किस स्टेज पे है और प्रोडक्शन कहाँ पे, कुछ पता है, आइडिया है। तो आपके ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिपमेंट स्टेटस का नहीं। अपडेटिंग टू द बायर, मतलब उसके बाद बायर को अपडेट मेल वेल करना वो सीनियर करते हैं, इसमें आपका रोल नहीं होता है। मटेरियल ऑर्डर, जो मैंने बोला ट्रिम्स ऑर्डर, फैब्रिक ऑर्डर, ये जो होता है वो काम सब कुछ सिस्टम में डालना आपका काम होगा एज ए असिस्टेंट मर्चेंडाइजर, और उसका प्रिंट आउट निकाल के सीनियर से साइन करवा के फिर आपको देना होगा। ये काम आपका ही होगा। उसके बाद इंस्पेक्शन करवाना, जो शिपमेंट बन जाती है तो इंस्पेक्शन करवाना उस शिपमेंट का। तो ये सब मेल प्रोडक्शन से फॉलो अप करके ये जो अपने डिपार्टमेंट सीनियर मर्चेंडाइजर होते हैं वो फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद है आपको मीटिंग जो होती है, तो मीटिंग में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है कि जो वहाँ मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन होता है। कोई वीकली मीटिंग होती है, कहीं पीपीएम मीटिंग होती है, उसमें जाकर आप साथ साथ बैठिए और देखिए वहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, प्रोडक्शन वाला क्या पूछते हैं, इससे आपको जानकारी मिलेगी। क्योंकि धीरे धीरे पीपीएम करने आपको भी जाना पड़ेगा। जब जैसे आप धीरे धीरे सीनियर बनोगे तो आपको पीपीएम मीटिंग फैक्ट्री के साथ करना है, क्योंकि सब कुछ तो आपने ही किया है, सीनियर मर्चेंडाइजर मेल कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप इन्वॉल्व होइए और उसको काम कीजिए। लैब टेस्टिंग में आपका ही काम है, सारा लैब टेस्ट में डालना, तो ये रोल आपका है। जब मूड बोर्ड आता है तो मूड बोर्ड आने के बाद उसका प्रिंट आउट लीजिए। सबसे पहले मूड बोर्ड ऑर्डर आने का टाइम, ऑर्डर आने से पहले मूड बोर्ड आया तो उसका प्रिंट आउट लीजिए। प्रिंट आउट लेके उसके हिसाब से सैंपल पीडी टीम को दीजिए डेवलप कराने के लिए। अगर आपको ही टीम डिसाइड करता है कि हम ही बनाएंगे, फिर उस सैंपल के डेवलपमेंट में लग जाइए। जो जो सोर्सिंग है जाकर सोर्स कीजिए, उसमें मूड बोर्ड में सब कुछ लिखा होता है कि क्या क्या इसमें लगेगा और क्या क्या सोर्स करने हैं, उस हिसाब से सोर्स करके लाइए, बायर को भेजिए, बायर देखेगा, बाइंग हाउस वाले देखेंगे, जो पसंद करें उस हिसाब से आप प्रोसीड कीजिए टू मूड बोर्ड। तो ये आज का टॉपिक है हमारा, जो हमने आज डिस्कस किया है कि रोल मर्चेंडाइजर, सीनियर मर्चेंडाइजर का रोल क्या क्या होता है, ये आपको आज क्लियर हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी मेरे नए नए वीडियो में अपलोड करता हूँ वो आपको अलर्ट मिल जाए। थैंक यू।